नमस्कार साथियों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 7। चैप्टर का नाम है विकास यानी इवोल्यूशन। सबसे पहले इसके कुछ स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें है कि सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? एबी लेमित्रे ने दी थी। ठीक है, एबे लेमित्रे इनका नाम है, एबे लेमित्रे। इन्होंने क्या दी थी? बिग बैंग थ्योरी दी थी। इसमें क्या कहा गया था आप समझ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ डिटेल में हम समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है और अन्य ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, कि सबसे पहले सौरमंडल में एक आग का गोला था जो सब कुछ अपनी तरफ खींचता जा रहा था। कुछ टाइम बाद इसमें क्या होता है, धमाका होता है और छोटे छोटे गोले आसपास बिखर जाते हैं और अलग अलग जितने भी तारे थे वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इस तरह से यह पिंड घूमने लगते हैं। इसी प्रकार एक हमारी गैलेक्सी का निर्माण हुआ जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। उसमें सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमने लगे, जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं वो इसके आसपास घूमने लगे और इस तरह से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। और ऐसे ही अन्य ग्रहों का भी और अन्य सौरमंडलों का भी निर्माण हुआ है। तो ये क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी है कहती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि विकास का जनक किसे कहा जाता है, यानी इवोल्यूशन का फादर किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं एम्पेडोक्लिस को। ठीक है, एम्पेडोक्लिस को हम विकास का जनक कहते हैं। उसके बाद 2 नाम आपको मेनली मिलेंगे जिसमें हम वंशागति के नियम में पढ़ते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। इसमें हमें 2 नाम मिलेंगे, एक मिलेगा लेमार्क का, एक मिलेगा डार्विन का। लेमार्क ने कहा, इन्होंने यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी दी, मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम दिया। इन्होंने कहा था कि जिस अंग का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते जाते हैं वह अंग विकसित होता जाता है और जिस अंग का हम प्रयोग नहीं करते वह समाप्त होता जाता है। जैसे कि मानव की अक्ल दाढ़ का आजकल हम उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं कि वह भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसके अलावा इन्होंने समझाया था कि जैसे जिराफ है, जिराफ की जो गर्दन है वह इसलिए लंबी होती चली गई क्योंकि वह उसका उपयोग करता रहा एक कालांतर में। पहले क्या होता था, जिराफ की गर्दन बहुत छोटी होती थी बहुत समय पहले, लेकिन चूंकि जब वह घास खाता था, नीचे ज़मीन पे जो घास होती थी उसका उपयोग करता था, पर धीरे धीरे जब घास समाप्त होने लगी तो वह छोटे छोटे घास के बाद थोड़ी छोटी टहनियों को खाने लगा, छोटे छोटे जितने भी झाड़ होते हैं उनको खाने लगा। लेकिन जब वो उस झाड़ भी समाप्त होने लगे तो कुछ जो बड़े बड़े पेड़ बचे हुए थे उनको वो खाने की कोशिश करने लगा और इस तरह से उसकी गर्दन जो है वह लंबी होती चली गई। और आज हम देखते हैं कि जिराफ की जो गर्दन है वह लंबी है। इस उदाहरण के साथ में लेमार्क ने समझाया था, क्योंकि जिराफ ने अपनी गर्दन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया इसलिए उसने इस लक्षण को उपार्जित किया, उसको अंगीकृत किया, उसको अपनाया, इसलिए यह इसके वंश में आगे बढ़ गया। यह नियम दिया था लेमार्क ने, लेकिन इसका बाद में खंडन कर दिया गया। एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने एक चूहे पर काम किया और उन्होंने इस चूहे के हर जनरेशन के पूंछ काटते चले गए। एक चूहा लिया, उसकी पहले पूंछ काट दी, जिंदगी भर उसने बिना पूंछ के वो रहा। उसकी जब उसकी संतति पैदा हुई उसकी भी पूंछ काट दी, उसकी जब संतति पैदा हुई तो फिर उसके पूंछ आई तो उसकी फिर पूंछ काट दी। इस तरह जब उन्होंने कई प्रजातियों तक, कई संतति तक ये काम किया, कई वंश उसके आगे बढ़े, तब भी उन्होंने देखा कि क्योंकि एक चूहा पूरी ज़िंदगी भर अपनी पूंछ से कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, उसके बावजूद उसकी जो संतति है उसके अंदर पूंछ उत्पन्न हो रही है। इस आधार पर उन्होंने इस जो थ्योरी को है वह उसका खंडन कर दिया। लेकिन इसके बाद आए चार्ल्स डार्विन। उन्होंने कहा, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति में जो अपने आप को सरवाइव कर पाता है, जो अपने आप को जीवित रखता है, वही आगे अपनी संतति को बढ़ाता है और वही जीवित रहता है, वरना सभी समाप्त हो जाते हैं। यह जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसमें ये कहा गया था कि प्रकृति चयन करती है उसका जो फिट है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित रख पाता है और अपने वंश से उस लक्षण को ट्रांसफर करवाता है, वही प्राणी जीवित रहता है। इसे ही प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कहा गया। उसके बाद है एक जर्मप्लाज्म थ्योरी। जर्मप्लाज्म थ्योरी दी थी वीजमैन ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो हमारा निर्माण हुआ है, जो मानव का निर्माण हुआ है, या और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है और जीव है उनका निर्माण हुआ है, वह उन्हीं के कुछ छोटे रूपों से निर्माण हुआ है। मतलब पहले कोई छोटा जर्म होगा, छोटा जाइगोट होगा, उसी से बाद में बड़े बड़े जीव का निर्माण हो गया। यह थ्योरी किसने दी थी? वीजमैन ने दी थी। आपको मिलेगा मिलर का एक्सपेरिमेंट। अगर हम मिलर के एक्सपेरिमेंट को देखें तो कुछ ऐसा है।
कि उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक आर्टिफिशियल मतलब एक लैब में उन्होंने एक इस तरह से वो बनाया, पूरा बहुत आपकी किताब में दिया है, आप उसे देख लीजिएगा, मैं जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए हम इसे ऐसा बना रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक फ्लास्क लिया, एक पूरा का पूरा चैम्बर बनाया, इस चैम्बर को इस तरह से उन्होंने कनेक्ट कर दिया था, इधर से पानी आ रहा था, इसमें क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, क्या था इसमें, पानी था यानी वाटर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने स्पार्किंग की थी, स्पार्किंग की थी, क्योंकि जब बायोकेमिकल थ्योरी आई थी उन्होंने कहा था ओपेरिन ने कि उस टाइम जो मौसम था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट थी, गर्मी थी, और बार बार क्या होता, बिजली कड़कने की जैसी प्रक्रियाएं हो रही थी, बार बार वहाँ पर कुछ स्पार्किंग हो रही थी, जिस कारण से क्या हुआ होगा, कुछ डीएनए आरएनए प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा। कैसे हुआ होगा, उन्होंने बताया कि उस वक्त इन्वायरमेंट में क्या था, मीथेन थी, तो उन्होंने इसमें मीथेन ले लिया, CH4 है ना, और उन्होंने क्या कहा, इसमें क्या था, अमोनिया था, NH3, ठीक है, और क्या था, पानी था, H2O, ठीक है, और क्या था, हाइड्रोजन। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, उस टाइम पृथ्वी पर के 4 गैसें थी, हाइड्रोजन, ठीक है, मीथेन, अमोनिया और जल, ठीक है। और जब स्पार्किंग हो रही थी, मतलब जब बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, उल्काएं गिर रही थी, उससे कुछ घर्षण हुआ, उस कारण से क्या हुआ, ये जो सभी पदार्थ हैं इनसे बाद में क्या हुआ, यहाँ पर प्रोटीन, उससे बाद में क्या, प्रोटीन या DNA और RNA का निर्माण हुआ होगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को किसने किया, मिलर ने, इसे हम मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना, 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, 1 2 3 किसी भी नंबर में आ सकता है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैसों का प्रयोग किया गया था। 4 गैसें प्रयोग की गई थी, हाइड्रोजन, वाटर, अमोनिया और मीथेन, ये 4 गैसों का प्रयोग किया गया था। स्पार्किंग किससे करवाई गई थी, इलेक्ट्रोड से, ये इलेक्ट्रोड से इनसे स्पार्किंग करवाई गई थी। और आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर क्या उन्हें प्राप्त हुआ था, कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने मिला कि DNA मिला, कुछ में प्रोटीन मिला, किसी में शुगर मिली, कुछ में नाइट्रोजन क्षार मिले, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई थी एक्सपेरिमेंट करने के बाद। उसके आधार पर उन्होंने ये कंफर्म किया कि जैव रासायनिक सिद्धांत से ही जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। और ये सिद्धांत दिया किसने था, ओपेरिन ने दिया था, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मिलर ने किया था, जिसे हम मिलर्स एक्सपेरिमेंट या मिलर का प्रयोग कहते हैं। इसका जो फिगर है आपकी किताब में, उसको आप अच्छे से याद कर लेना, कौन कौन सी 4 गैसें हैं, और उससे जो स्पार्किंग करवाई थी वो किससे करवाई थी, इलेक्ट्रोड से करवाई थी, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जब हम ये देखते हैं कि किस, जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो किस जीव से कौन सा जीव बना होगा, आगे विकास कैसे हुआ, मतलब छोटे जीव से बड़ा जीव बना, तो बड़े जीव से फिर और कैसे जीव बने, किसके से किसका निर्माण हुआ, ये जो हम पढ़ते हैं उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई, कुछ चीज़ों को सिमिलरिटीज़ पता की गई। तो उन्होंने देखा ये जो विकास था उसका पता किया समजात अंगों से। समजात अंग मतलब ऐसे अंग जो कैसे होते हैं, जिनकी संरचना जो होती है वो समान होती है, मतलब उनकी जो मूल संरचना है और उद्भव है वो समान होता है, लेकिन उनके कार्य कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम देखें, मानव के पंजे हैं, पक्षियों के पंख हैं, उन सब में समानताएं होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनका जो संरचना है वो समान होती है, लेकिन उनका जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। तो उदाहरण है पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पैटेजियम, सील्का के फ्लिपर, मतलब ये जो व्हेल मछली होती है उसके जो फ्लिपर है जिससे वो पानी में तैरती है, उसका मनुष्य के अग्रपात समजात अंग का उदाहरण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पक्षियों के पंख और चमगादड़ का पैटेजियम किसका उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण है, जिन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, जो कि संरचना में और उद्भव में समान होते हैं, मतलब उनकी संरचनाएं समान होती हैं और एक ही जीव से इनका विकास हुआ होता है, लेकिन ये कार्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग माहौल में रहती हैं, अलग अलग वातावरण में ये विचरण करती हैं, इसलिए इनके जो कार्य होते हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। दूसरे होते हैं अंग एनालोगस ऑर्गन, मतलब समवर्ती अंग। समवर्ती अंग ऐसे अंग होते हैं जिनमें मूल संरचना एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, उनका उद्भव अलग अलग होता है, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो समान होते हैं। तो ऐसे अंग जिनके कार्य समान हैं लेकिन इनका जो उद्भव है वह अलग अलग होता है, मतलब ये कहीं और से आई होती है, किसी और जीव से इनकी उत्पत्ति हुई होती है, लेकिन इनके कार्य कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन उद्भव अलग अलग होता है उन्हें हम समवर्ती अंग कहते हैं, और ऐसे अंग जिनके कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन संरचना समान होती है, उद्भव समान होता है, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। तो इनके उदाहरण क्या है, मछलियाँ और व्हेल के जो अंग हैं, ठीक है, इटुआ पक्षियों के जो पंख हैं वो समान दिखते हैं, है ना, लेकिन उनका जो उत्पत्ति है वो अलग अलग है, लेकिन उनके कार्य कैसे हैं, समान होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग मतलब शरीर के ऐसे अंग जो अब कार्य विहीन हो गए, जिनका कोई कार्य भी नहीं है,
जैसे कि हमारी पूछ, ठीक, कशेरु की पूछ, कर्ण पल्लव की जो पेशियां हैं, निवेशक पटल, अक्लदाड़, ठीक है, और त्वचा के बाल, ये सभी कैसे हैं, मानव के अवशेषी अंग है। उसके बाद दिया है ऑपरिन ने जैव रासायनिक सिद्धांत दिया था 1924 में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज बची है वो है ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या किया था, 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था। हम पढ़ते हैं ना म्यूटेशन की थ्योरी, कि म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, क्रोमोसोम में, डीएनए में या जीन में, उसके बाद उनसे विकास होता चला गया। तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन में कहा गया था कि जो विकास है, जो एक प्रजाति से जो दूसरी प्रजाति का निर्माण हुआ है, वो किस तरह से हुआ है। तो उन्होंने कहा जो एकदम से परिवर्तन हुआ, मतलब जब डीएनए में कोई परिवर्तन होता है, जीन में कोई परिवर्तन होता है, तो नई स्पीसीज का निर्माण होता चला गया। तो इस तरह से यह परिवर्तन हुआ, ऐसा किसने बताया, ह्यूगो डी ब्रीज ने बताया। तो उन्होंने क्या किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी थी। अब हम देख लेते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है पुनरावृत्ति सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिकैपिट्यूलेशन किसने दिया था। तो यह दिया था अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ रिकैपिट्यूलेशन या पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। फिर चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वह लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। तीसरा प्रश्न है सरीसृप का काल कौन सा, एज ऑफ रेप्टाइल किसे कहते हैं। तो मिसोजोइक इरा को हम क्या बोलते हैं, सरीसृप का काल या एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। कुछ समय पूर्व लुप्त हुआ जंतु कौन सा है, तो जो कुछ समय पूर्व लुप्त हुआ है वह है डोडो। डोडो क्या था, एक पक्षी था, यह मॉरिशस यानी मेडागास्कर वाले हिंद महासागर में ही एक देश है मॉरिशस, इसमें ये मिलता था मेनली। इसकी विशेषताएं क्या थी कि यह पक्षी ऐसा दिखता था लेकिन यह उड़ नहीं सकता था, यह स्थल पर रहता था, स्थल पर रहने वाला प्राणी था लेकिन यह उड़ नहीं पाता था। और कुछ समय पहले यह विलुप्त हो चुका है, इसका बहुत शिकार हुआ और आज यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो यह कौन सा कुछ समय पूर्व जो विलुप्त हुआ वह कौन सा है, डोडो, ठीक है। डायनासोर बहुत पहले विलुप्त हो चुका है, मेमथ भी और ये भी, अब डोडो है जो अभी हाल ही में विलुप्त हुआ है। अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच की कड़ी कौन सी है, तो बेलानोग्लोसस। बेलानोग्लोसस क्या है, अकशेरुकी और वाकशेरुकी के बीच की कड़ी है, ठीक है, उन्हें जो जोड़ती है, जिसमें इसके गुण भी होंगे और इसके गुण भी होंगे, ठीक है। उत्परिवर्तन कारण यानी म्यूटेशन, आपको मैंने पढ़ाया था मेंडल वाले चैप्टर में कि म्यूटेशन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, क्रोमोसोम के अंदर और जीन के अंदर। जीन मतलब डीएनए, तो गुणसूत्र में परिवर्तन भी उत्परिवर्तन कहलाएगा, डीएनए में परिवर्तन भी उत्परिवर्तन कहलाएगा, और जीन में परिवर्तन भी उत्परिवर्तन कहलाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। फिर है विशिष्ट सृजन का सिद्धांत के प्रमुख समर्थक, मतलब विशिष्ट सृजन मतलब कि ये थ्योरी ये कहती है कि जो जीवों का विकास हुआ है, जैसे जो प्राणी, जितने भी मनुष्य या पशु पक्षी या जितने भी जानवर इस पृथ्वी पर हैं, उन सब का विकास अपने आप ही हुआ विशिष्टता से। मतलब जैसे हम अपनी पुराणों में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी से जीवन की उत्पत्ति हुई, उन्होंने मानव को बनाया और आगे जाके और भी कई से मानव बनते चले गए। इस तरह से ब्रह्मा जी ने जीवन की उत्पत्ति की थी पृथ्वी पर, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो इस तरह का सिद्धांत मतलब कि विशिष्ट रूप से किसी ने इसका सृजन कर दिया होगा। इस थ्योरी को कौन मानते हैं, फादर सुआरेज, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेंट के बारे में हम देख चुके हैं कि उन्होंने बायोकेमिकल थ्योरी दी थी। बीजमैन ने जो दी थी वह इस जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है फादर सुआरेज, ठीक है। नेक्स्ट है फिलोसॉफी जूलॉजिक, ये किसकी पुस्तक है, यह है लेमार्क की। लेमार्क ने लिखी थी फिलोसॉफी जूलॉजिक, ठीक है। उसके पक्षी और सरीसृप की संयोजी कड़ी, मतलब ऐसा प्राणी जिसमें पक्षी गुण भी है और सरीसृप के गुण भी है, वह है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। जीवित जीवाश्म क्या है, तो जीवित जीवाश्म है साइकॉन, ठीक। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव्स। अब हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था, तो यह जहाज था HMS बीगल जहाज, HMS बीगल जहाज। यह एक कार्गो जहाज था, ठीक है, सामान ले जाने वाला कार्गो वाला जहाज था। इसी पर डार्विन ने जहाज पर विश्व का भ्रमण किया और मुख्यतः इसने किस पे किया, ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड्स पर सबसे ज़्यादा काम किया था, ठीक है। चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लिपर कैसे अंग है, तो ये समजात अंग है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। या कैसे हैं, समजात अंग है, होमोलॉगस ऑर्गन है। ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद ह्यूगो डी ब्रीज ने किस पौधे पर कार्य किया,
तो हुइको डी व्रीज ने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो काम किया था वह था एक पौधे पर जिसका नाम था इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज इसका नाम था उस पौधे का जिस पर उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में जिराफ की लंबी गर्दन का कारण क्या था? तो यह कैसा लक्षण है? उपार्जित लक्षण। जैसा लमार्क ने कहा था, लमार्क ने क्या कहा था कि जिराफ अपनी गर्दन का उपयोग करता गया और इसी कारण से यह इसका उपार्जित लक्षण बन गया, इसी की वंशागति आगे हो गई। तो आधुनिक समय में जिराफ की लंबी गर्दन है किसका कारण है? उपार्जित लक्षण है। ठीक है। मनुष्य का घनिष्ठतम कपी, कपी मतलब बंदर जैसा प्रजाति कौन सा है? तो इसका नाम है चिंपांजी। ठीक है, चिंपांजी हमारा घनिष्ठतम कपी पूर्वज माना जाता है। ठीक है। जीवाश्म में सामान्यतः कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? देखो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जो आप देखिए ज्वालामुखी उद्गार से या जमीन के अंदर जो सबसे पहली चट्टानें बनी वो आग्नेय चट्टानें थी। ठीक है, बहुत ठोस चट्टानें होती हैं, इनमें जीवाश्म की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं मिलती है। दूसरी होती हैं इनके बाद अवसादी चट्टानें, मतलब जब इनका बहुत बार निक्षेपण होता जाता है, अपक्षय अपरदन होता है, तो इसके ऊपर एक लेयर जमने लगती है, एक के बाद एक के बाद जल और मृदा, अपक्षय अपरदन, इन सब से इसका लेयर का निर्माण होता है। इसी के बीच जैसे कोई जानवर अगर मर गया या कोई जीव मर गया तो इसके नीचे दब गया, फिर एक हजारों साल बाद एक नई लेयर बन गई। फिर इस तरह से जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? लेयर के अंदर मिलते हैं। तो किस पे मिलेंगे? हमें अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। तीसरी होती है कायांतरिक चट्टानें। कायांतरिक चट्टानें होती हैं वो आग्नेय और ये अवसादी चट्टानों के अपरदन से या उनके बदलाव से बनती हैं कायांतरिक चट्टानें, लेकिन उनमें भी जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। सामान्यतः जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? आपको अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है औद्योगिक मिलेनिज्म की व्याख्या के लिए उपयुक्त उदाहरण क्या है? तो जो तितलियां थी जिन्हें हमने मॉथ कहा था, मॉथ, और इन्हें हिंदी में शायद कहा जाता है शलभ, क्या कहते हैं इनको हिंदी में? शलभ। ठीक है, जो आपने देखा था, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो उसमें बताया गया है जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था इंग्लैंड में तो वहाँ पर सफ़ेद मौत पाई जाती थी, सफ़ेद शलभ पाए जाते थे, क्योंकि मौसम कैसा था? अच्छा था, साफ़ सुथरा था, कहीं भी कोई गंदगी नहीं थी, प्रदूषण नहीं था। लेकिन जब इंडस्ट्रीज आ गई, बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हो गई, तो वहाँ से जो काला धुआं निकलता, चिमनी जो धुआं निकलता था, उससे क्या होता था? सभी के सभी पेड़ कैसे हो गए? काले पड़ गए। और इन पेड़ों पर जो बैठने वाली मौत या शलभ होती थी वो आसानी से फिर उन लोगों को दिखाई देने लगे जो उनका शिकार करते थे। ऐसे पक्षी या जीव जो उन शलभों का या मौत का शिकार करते थे, उनको आराम से पहचान लेते थे, कोई काले पर सफ़ेद आराम से नज़र आ जाता है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अपने अंदर परिवर्तन किया और वो भी कैसे कलर की हुई? काले कलर की हुई। बाद में जब फिर से लोग जागरूक हुए, उन्होंने कहा यार नहीं, हमें ज़्यादा प्रदूषण नहीं करना चाहिए, चिमनी को फिल्टर करना चाहिए, धुआं ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह धीरे धीरे पर्यावरण के लिए कार्य किया गया और जब प्रदूषण थोड़ा कम हो गया बाद में जाके, तो उसके बाद फिर से जो पेड़ थे उनके तने कैसे हो गए? हरे हरे हो गए, ब्राउन ब्राउन हो गए, यानी कालापन उनमें से हट गया। तो फिर से कुछ समय बाद क्या हुआ? मोथ ने अपना कलर फिर से चेंज करके वाइट हो गई। तो इस तरह से जो परिवर्तन आया मोथ के अंदर, सफ़ेद पंख और काले पंख में जो परिवर्तन आया, वह कैसा परिवर्तन था? वह किसके अंदर देखा गया? औद्योगिक मिलेनिज्म के अंतर्गत आता है। तो उसका उपयुक्त उदाहरण क्या हो जाएगा? मॉथ, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं शलभ। ठीक है, यह इसका व्याख्या के लिए उपयुक्त उदाहरण है। फिर है चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत जो दिया था वो किस सन में दिया था? दिया था 1959 में। कब दिया? 1959 में। ठीक है। उसके बाद है मानव किस युग में पैदा हुआ? तो मानव जो था वह था प्लिस्टोसीन युग में। तो मानव किस युग में मिलते हैं? प्लिस्टोसीन में, प्लिस्टोसीन। उसके बाद है प्रारंभिक स्तनधारी कहाँ मिले थे? अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे पहले स्तनधारी कहाँ विकसित हुए थे? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अब एक शब्द के उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का नाम। तो यह है विषाणु। मैंने शायद आपको एक बार और समझाया था। विषाणु जो होता है वह उसका स्ट्रक्चर है, अपन एक बैक्टीरियोफेज वायरस यानी एक जीवाणु भोज्य विषाणु देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाहर होता है, इसे कैप्सिड कहते हैं, जो प्रोटीन से बना होता है, और अंदर आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और विषाणु जीवाणु भोजी में डीएनए होता है मेनली। तो ये जो होता है
वह जब तक किसी जीवित व्यक्ति के संपर्क में रहेगा, जीवित जीव के संपर्क में रहेगा, तब तक यह कैसा रहता है, जीवित रहता है, सजीव की तरह कार्य करता है। और जब यह किसी सजीव प्राणी से के कांटेक्ट में नहीं रहता, उसके संपर्क से बाहर आ जाता है, तो वह क्रिस्टल के रूप में, निर्जीव रूप में रहता है। इसीलिए विषाणु को यानी वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। उसके बाद आदि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति थी, तो अनुपस्थिति थी। तो आदि वायुमंडल में हमने देखा कि क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी। यहाँ पर क्या कहते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन, H2O, CH4 और अमोनिया NH3, ये हमें सबसे पहले मिले थे। ऑक्सीजन वहाँ पर उसका कोई भी रूप नहीं था। हाँ, वाटर था, H2O के फॉर्म में ऑक्सीजन था, लेकिन अलग से फ्री ऑक्सीजन नहीं था। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियन। होमोसेपियन किसे कहते हैं, मानव को कहते हैं। उसके बाद चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या था, तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक हमने पढ़ा था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। उसके बाद लेमार्क की पुस्तक का नाम क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ऑब्जेक्टिव में सॉल्व किया है लेमार्क की पुस्तक, जिसका नाम है फिलोसॉफी जूलॉजिका। ठीक है, फिलोसॉफी जूलॉजिका, ठीक है, ऊपर ही दिया है, आप देख लीजिएगा। उसका लेमार्क के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहते हैं उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसे कहा जाता है, लेमार्क के सिद्धांत को कहा जाता है कि जिस अंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे वह अंग आगे स्थानांतरित हो जाएगा, वंशागति के में चला जाएगा, और जिस अंग का हम उपयोग नहीं करेंगे वह वंशागति में नहीं जाएगा, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है। AR वेलिस ने सभी जंतुओं के भौगोलिक वितरण को कितने भागों में विभाजित किया था, लगभग शायद 6 भौगोलिक वितरण को 6 भागों में विभाजित किया था। तो डार्विन ने किस द्वीप समूह में फिंचों को देखा था, जिन्हें हम डार्विन फिंचेस कहते हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के गालापैगोस द्वीप पर गालापैगोस आइलैंड पर देखा गया था। ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने फिंचों के कुल कितने फैमिलीज को देखा, तो लगभग शायद 13 स्पीसीज को उन्होंने देखा था। ठीक है। भूवैज्ञानिक समय सारणी को कितने महाकल्प में बांटा गया है, तो भूवैज्ञानिक समय सारणी को कुल 3 महाकल्प में बांटा गया है। पहले को हम बोलते हैं पैलियोजोइक। ठीक है। उसके बाद हम आता है मीसोजोइक, और उसके बाद आता है सीनोजोइक। ठीक है। और पैलियोजोइक में फिर से 4 आते हैं, साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। और मीसोजोइक में 3 आते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशस। और जोइक में फिर से आते हैं तृतीयक और चतुर्थ। ठीक है। इस तरह से इनका जो समय सारणी है भूवैज्ञानिक वह बनाई गई है। ठीक है।